अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद दैया अनवर और आप मुझे देख रहे हैं आरएक्स स्पेक्टर के प्लेटफॉर्म से। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती जो रियली इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं और एक अथॉरिटी जाने जाते हैं, जिनका ताल्लुक सनूफी अवेंटिस, नोवा नॉर्डिस, रॉश, डी ब्रॉन और नेशनल फार्मास्यूटिकल इंटर्न के साथ रहा। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा हसनैन साहब। Thank you very much, Sunaya, for inviting me in RX Spectrum. It's a deep pleasure coming over here and then having a discussion on this topic. Thank you. So let's start. सर, सबसे पहला सवाल कि बिफोर सेटिंग स्टेज ऑन फायर कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल और मल्टीनेशनल मिलाकर इस वक्त लैंडस्केप क्या है फार्मास्यूटिकल का? देखो, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर हम देखते हैं तो टोटल जो रेवेन्यू है जो लास्ट अभी आई की ईयर की रिटेल सेल्स की पर्सपेक्टिव में बताऊं तो इज more than 1 trillion rupees with a growth of something around 19 to 20% roughly on CAGR. और इन टर्म्स ऑफ अगर हम नंबर्स देखते हैं तो नंबर्स के अंदर अगर आप देखो तो समथिंग अराउंड 650 टू 700 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है वो कहाँ कैपेसिटी. So this is a landscape at this point in time in terms of both pharmaceutical and both national and multinationals की हम बात कर रहे हैं. राइट। सर, हम इसी को आगे लेके चलते हैं कि नेशनल और मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल, अगर हम चले जाए 15 साल पहले या 20 साल पीछे चले जाए, तो उस वक्त लैंडस्केप क्या था मल्टीनेशनल और नेशनल में? यानी कि मैं बात करना चाह रहा हूँ कि साइज़ या वॉल्यूम का डिवीज़न उस वक्त क्या था और आज 2025 में इनका डिवीज़न क्या है? देखो, अगर आप स्टार्ट करो ना इसको तो अगर 1960s एंड 70s की हम बात कर एंड देन मूव ऑन फ्रॉम लैंडस्केप तो उस वक्त इस एम एन सीज डोमिनेट कर रही थी पाकिस्तान के अंदर. आई थिंक इस वाइड सेक्टर का फार्मास्यूटिकल जिसके अंदर देर आर मोर देन 30 फार्मास्यूटिकल्स मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल्स आर वर्किंग एट दैट पॉइंट इन टाइम. Then slowly and steadily, lot of things happens. ठीक है. In terms of पाकिस्तान हिस्ट्री पे अगर हम उठा करते देखें अप एंड डाउन हुई चीज़ें जिसकी वजह से बहुत से मल्टी नेशनल्स डिड नॉट वांट टू वर्क इन पाकिस्तान. कंपनीज लाइक बिग कंपनीज जिन्होंने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी ऑब्वियसली सम ऑफ देम हैव एक्चुअली सोल्ड इट आउट एंड देन गॉन बैक फ्रॉम पाकिस्तान. फिर लेटली एक और जो चीज़ इस इंडस्ट्री के अंदर हुई ओवर द इयर्स वो मल्टीनेशनल के पर्सपेक्टिव में नॉट द नेशनल फार्मास्यूटिकल बट मल्टीनेशनल के पर्सपेक्टिव में हुई वो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हुए इंटरनेशनली. तो ऑब्वियसली वो जो एक्सपेंशन था चीज़ों का वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा सिमट गया. एट द सेम टाइम लॉट ऑफ जेनेरिक कंपनीज कमिंग इनटू द मार्केट. सिर्फ लोकली पाकिस्तान के अंदर नहीं इंटरनेशनली भी उसके अंदर चाइना इंडिया ये सब ने आकर के started investing into it and then gaining something out of it because जो मार्केट को नहीं बल्कि जो क्लिनिकल रिसर्च थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई और उसके बाद ये चेंज हुआ. जो तुम्हारे क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू अगर आप पूछते हो तो इनिशियली इट वाज समथिंग अराउंड 80-20 बैक इन 80s एंड देन इट मूव्स. आज अगर मैं बोलता हूँ तो उल्टा हो गया. मल्टीनेशनल्स होल्डिंग इन पाकिस्तान समथिंग अराउंड कोई 25% मार्केट शेयर और जो नेशनल कंपनीज है वो 75% 80%. एट स्टार्ट ऑफ द टाइम कौन सी फार्मास्यूटिकल्स स्टार थी मल्टीनेशनल्स में? यार इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से गुड क्वेश्चन. वो डिफरेंट एरास के अंदर डिफरेंट कंपनीज ने अपनी अपनी स्टेक अप किया है. But there are certain consistent companies who are doing it since I think 1970s. जिसके अंदर GSK हो गया, Abbott हो गई. ये दो कंपनीज हैं जो कि कंसिस्टेंटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब और वो कंटिन्यूसली काम करती रही है. और आज भी अगर आप उठा करके देखते हो मार्केट के अंदर तो ये दे आर देयर. उस वक्त पहले में हमें वेलकम थी वेलकम से वो स्मिथ क्लाइंब बीशम थी बूट्स थी वो सब मर्ज होकर के जीएसके बन गई. और आज अगर हम देखते हैं तो वो जीएसके के साथ अब वही जीएसके ने स्प्लिट कर दिया है हिलियन को के साथ वो भी स्टॉक लिस्टेड हो गई ये भी हो गई. तो अगर मैं दोनों को मिला करके देखता हूँ तो अभी वो टॉप वो रही है
दूसरी जो कंपनी है वो एबर्ट है। एबर्ट अगेन इज़ अ यूएस कंपनी। इनकी जो इन्वेस्टमेंट या इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो इस तरह थे क्योंकि मैच करते थे पाकिस्तान की डिजीज़ एरिया के साथ। तो इस वजह से दे हैव एक्चुअली डन अ वेरी गुड जॉब ओवर द इयर्स। हाँ, द रेस्ट ऑफ द कंपनीज किसी ने ऊपर गए, किसी का एंकर पे नीचे आ गए, बट जनरली स्पीकिंग इन दोनों ने सस्टेन किया ओवर द वे मेनी इयर्स। राइट जी साइड सर, देखें हमारे जो देखने वाले हैं ना इस वक्त, वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के नए बच्चे जो हैं वो भी हैं, जो मिड में हैं वो भी हैं, और जो उस टाइम के साथ चल रहे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो नए देखने वालों के लिए आप बताना चाहेंगे सर कि उस वक्त मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल्स का मॉडल क्या था, उनका रनिंग का या ऑपरेशनल मॉडल्स क्या थे? मतलब आर&डी का कुछ पार्ट होता था, मार्केटिंग के तरीक़ेकार क्या थे? क्या आप किस तरह से काम करती थी मल्टीनेशनल्स? देखो मैंने अपना फार्मेसी कंप्लीट किया था 91 में। ठीक है, 91 से पहले ही उसी ज़माने में पीएमएस ने लॉन्च किया था। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल हाउ दे वर्क। इन थर्ड ईयर हमें इनवाइट किया था बीएमएस ने, उस वक्त नई नई पीएमएस आई थी पाकिस्तान के अंदर, एंड टू हैव एन इंटरव्यू एट दैट पॉइंट इन टाइम, जस्ट जैसे आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता है कि थर्ड ईयर के अंदर आप जाकर के लोगों को इंटरव्यू करते हैं, यू फाइंड गुड पीपल एंड देन यू स्टार्टेड हायरिंग पीपल, स्पेशली इन द सेल्स एंड मार्केटिंग। तो हमें भी ऑफ़र हुई, हमें भी बुलाया गया। लेकिन उस वक़्त उन्होंने फुल टाइम आपको जॉब नहीं दी। उन्होंने कहा कि एज़ ए स्टूडेंट यू आर ऑलरेडी स्टडीइंग इन योर फार्मेसी, सो वी गिव यू अ काइंड ऑफ ए फुल ट्रेनिंग। बट एट द सेम टाइम यू आल्सो वर्क ओनली फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो जब तुम्हारा फार्मेसी का टाइम ख़त्म हो जाता है 4 बजे, साढ़े 4 बजे, तो 2 घंटे या 3 घंटे के लिए यू विल बी वर्किंग इनटू द फील्ड। आपको एक्सपोजर मिल सके, ताकि एक्सपोजरनेस। सो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। जो एलिमेंट उस ज़माने में था वो ज़्यादा एम्फेसिस था लोगों के ऊपर, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर, in terms of their skills, in terms of their knowledge, in terms of the processes which they follow internationally, और उसी चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करते थे पाकिस्तान के अंदर। तो इट दिस बिकम्स अ वेरी काइंड ऑफ ए कोर फॉर अ फार्मास्यूटिकल, स्पेशली मल्टीनेशनल के फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, कि उनकी जितनी भी चीज़ें स्टार्ट होती थी वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट के पार्ट के अंदर होती थी। दैट्स वेयर they differentiate themselves from the local pharmaceutical company, in terms of managing the skills of the people. ऑब्वियसली वो जब आपको स्किल्स डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में आपको कराते हैं कोई चीज़, तो वो चीज़ आप जा कर के प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। कहीं भी जाएँ आप डॉक्टर्स के मिले, अपने कोलीग से मिले, अपनी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन काम करें। तो इन इन होल स्ट्रक्चर दे आर वेरी कीन कि यार हमने जो भी काम करना है वो लोगों को डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में काम करना है। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक के मल्टीनेशनल से बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा, आज भी जब कहीं पे डिस्कशन होती है तो इसको सराहा जाता है। क्या ऐसी वजह हुई सर कि पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने बाय-बाय कह दिया? मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड मैं ज़्यादा इसमें हूँ कि मल्टीनेशनल्स ने बाय-बाय कहा है या एज़ अ नेशन हमने उन्हें बाय-बाय कह दिया? देखो अगेन एंड इंडस्ट्री का एवोल्यूशन होता है, ठीक है? ऑल इंडस्ट्री हैव एन एवोल्यूशन। अगर आप उठा करके देख लो डिफरेंट इंडस्ट्री, आजकल के ज़माने में अगर आप आईटी की हम बात करते हैं तो एक एवोल्यूशन एवोल्यूशन फेज के अंदर है। पहले आपने देखा कि एक कंपनी थी, 2 कंपनी थी, 3 कंपनी थी, अब आप उठा करके देख लो ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज। अगर आप मीडिया की बात करते हो, मीडिया हार्डली एक्सिस्ट एंड इसी तरह एक एवोल्यूशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि ऑब्वियसली कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ अ बिजनेस, इट्स नॉट समथिंग यू जस्ट यस यू प्रोवाइड a medicine to the patient for their health, but at the same time you are also earn something in order to gain some business revenue. जब आपने एक्सपेंशन या ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो जब ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हम जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप स्पेसिफिक एरियाज़ के ऊपर अपने एरिया को कन्फाइन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ बेटर क्वालिटी, बेटर सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन बेटर रेवेन्यू एट द सेम टाइम। तो कुछ एरियाज़ जो कि फार्मास्यूटिकल के अंदर थे उन्होंने भी ये किया।
नॉट ओनली इन पाकिस्तान, जो हम अपने एरिया पर देखते हैं कि जी पाकिस्तान से कंपनीज ने रैप अप कर लिया और चले गए, ऐसा नहीं हुआ है। आई मीन आई नो देयर आर कंपनीज वर एक्चुअली क्लोज डाउन देयर ऑपरेशंस इन इंडिया, देयर क्लोज डाउन देयर ऑपरेशन इन बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, मेनी अदर कंट्रीज दे हैव डन द सेम। रीज़न उसका यही था कि पहले आप एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते थे जो कि मास प्रोडक्शन होती थी, और उसके लिए आपको चाहिए था कि आपकी डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हो, ताकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो रिड्यूस हो जाए। बट जब आप उस एरिया से बाहर आ गए एंड देन यू कम अप इनटू अ मोर स्पेसिफाइड एरिया, तो आपको वो लार्ज प्रोडक्शन एरिया नहीं चाहिए, आपको एक एरिया चाहिए जो कि वेल मेंटेन्ड हो, एसओपी के लिहाज से बहुत अच्छी उसकी सर्टिफिकेशंस हो, और वहाँ से आप वो प्रोडक्ट निकालें एंड दे जस्ट स्टार्टेड सेलिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो हर कंपनी की अपनी अपनी एवोल्यूशन हुई। कुछ कंपनीज ने बहुत अच्छा काम किया इसके ऊपर एंड दे स्टिल देयर इन द रनिंग, एंड देयर आर सर्टेन कंपनीज एक्चुअली मूव्ड आउट ऑफ some of their previous portfolio and jump into the new portfolio. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि रॉश वॉज कंसिडर एज अ मल्टी वाइटमिन कंपनी, फिजिशियंस, ठीक है ना, मल्टी वाइटमिन पे आज अगर आप उसका पोर्टफोलियो उठा करके देखते हैं तो उसे ऑन्टोलॉजी प्रोवाइडर्स। तो आप मल्टी वाइटमिन वर्सेस ऑन्टोलॉजी के बात कर रहे हैं, ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हैं ओवर द ईयर्स। दूसरी चीज़ इस हवाले से इम्पैक्ट करती है डेफिनेटली, पाक रुपी की डिवैल्यूएशन आल्सो इम्पैक्ट्स द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, द रेवेन्यू दे जनरेटेड एंड द लॉसेस दे इनकम। तो कोई भी बिजनेस अगर मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हो, तो आप एक सर्टेन लिमिट तक बर्दाश्त करोगे एंड देन यू से कि इट्स नॉट वाइबल। आई मीन मैं एक लिमिट तक ही कर सकता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जेब से इतने पैसे डाल एग्जैक्टली। तो दिस व्हाट हैपेंड ओवर द इयर्स। अगर आप डॉलर वर्सेस पाक रुपीस की एवोल्यूशन देखा तो वो उससे काफ़ी मिलती जुलती है। राइट, राइट, राइट। सर, डॉलर वर्सेस पाक रुपीस एक फैक्टर। तो क्या अगर ये वैल्यू डिवैल्यूएट हो रही थी पाक रुपीस की, तो प्राइसिंग मार्जिन्स के अंदर या प्राइस अप करके इसको सेट नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था, लेकिन उस वक्त जो ड्रैग की या उस वक्त जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी, उस वक्त आई थिंक दे हैव ऑप्टेड नॉट टू, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो प्राइस कैपिंग के साथ चलती। सर, ऐसा कहीं लगा कि एक तो प्राइस फैक्टर आ गया, एक हमारा ड्रैप के रूल्स आ गए, रेगुलेशंस आ गई। क्या कहीं ऐसा लगा कि पाकिस्तान की मार्केट कॉस्ट की वजह से सेंसिटिव हो गई कि अगर उनकी कॉस्ट बढ़ा भी दी जाती, ड्रैप बढ़ा भी देती, सपोज़ करते हैं, सैनकोस की प्राइस जो है सपोज़ करते हैं कि ₹10 से 100 कर देते, तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट तो मिलती रहती ना? देखो, अगेन आई मीन कमिंग बैक टू इट कि जेनेरिक जो बनाता है वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, अगर मैं आई मीन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू इट, यस इट इज़, आई मीन अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट, सबकी बात नहीं कर रहा, बट जो गुड जेनेरिक कंपनीज हु आर मेकिंग इट और ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट समथिंग इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, टीवा हो गया, ये सारे जेनेरिक बनाते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसके ऊपर कितनी कंट्रोल फैक्टर्स रखते हो। ठीक है, अगर आपका बेहतर कंट्रोल है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, यू विल हैव अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, और अगर आपकी क्वालिटी नहीं है तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी चैलेंज्ड। अगर आपकी कॉल अच्छा, होता ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स, और आजकल के ज़माने में नाउ अ डेज इट इज़ चेंजिंग द होल सिनेरियो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 20 ईयर्स और 30 ईयर्स बैक, बट आजकल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो एक ही सोर्स है। ठीक है, या तो चाइना आ गया या इंडिया आ गया। ठीक है, इवन आपकी मल्टीनेशनल्स भी अब डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम चाइना दे आर पिकिंग इट अप। तो इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू मोर और लेस सेम आ जाती है, बट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च they have a big issue. The difference issue to nahi, I would say it's a more of a राइट, challenge, or it is basically the difference between these two. राइट, राइट, राइट।
सर इसको हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं, थोड़ा-सा डिग डाउन और करते हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएँगे कि रिसर्च आर-एन-डी की बात करते हैं। जब हम इंडिया की देखते हैं, अच्छा मार्केट बहुत बड़ी है, ज़ाहिर सिप्ला की बात की आपने, डॉक्टर रेड्डी की बात की जो कि जेनेरिक बनाते हैं लेकिन मल्टीनेशनल्स भी हैं। ये इनका एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है, अमेरिका में, यूरोप की तरफ एक्सपोर्ट बड़ा है इनका। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली क्या कोई एक ऐसा इदारा है जो अपने मॉलिक्यूल्स पे काम कर रहा हो, किसी रिसर्च पे काम कर रहा हो, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बेहतर बनाने में, वैल्यू ऐड करने में कर रहा हो, या मैं और आसान अल्फाज में कहता हूँ कि क्या आर-एन-डी के ऊपर पाकिस्तानी कंपनीज़ इंडिविजुअली और एज़ अ होल कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है? टू माय नॉलेज इज़ नॉट। मेडिकल डिवाइसेज़ के अंदर हुई है। मेडिकल डिवाइसेज़ के अंदर डेफ़िनेटली इन्होंने बनाया लोकली। आपको याद होगा जब कोविड आया था तो इन्होंने जब चैलेंजेस आए थे पूरी दुनिया के अंदर, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर डेवलप करना स्टार्ट की थी एंड दे आर सक्सेसफुल इन डूइंग इट। एज़ फार एज़ फार्मास्यूटिकल companies are concerned, generic companies, I doubt they are doing anything on that. हाँ, जो कंट्रोल प्रोसेस है इनके, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, वो उन्होंने डेफिनेटली अप किया है। बट इन टर्म्स ऑफ एडिंग वैल्यू टू इट, आई डाउट। क्या मैंने ये गलत सुना कहीं पर कि ड्रैप का या पाकिस्तानी किसी रेगुलेटरी बॉडी का खुद भी 1% कोई बजट का सिस्टम है फार्मास्यूटिकल्स का जो उनको पे करती हैं एनुअली अपनी सेल्स का या रेवेन्यू का, जिसके ज़रिए गवर्नमेंट का वो इदारा जो है वो कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कुछ प्रोसेस कर सके? जी हाँ, बिल्कुल। आई मीन दिस you're absolutely right. I mean, all pharmaceutical companies has to, give 1% of that, but so far, to my knowledge, it's not been utilized. राइट, फेयर इनफ, स्ट्रेट। ओके जी, अब हम बात करते हैं कि एमएनसी का डिपार्चर हो गया। एमएनसी का डिपार्चर होने के बाद जो एमएनसीज़ एग्ज़िस्ट कर रही हैं, वो किस मॉडल पे एग्ज़िस्ट कर रही हैं सर? देखो, एमएनसीज़ का जो डिपार्चर हुआ ना मेजॉरिटी का, थोड़ा-सा मैं क्लैरिफ़ाई कर लूँ। पहले भी सारी कंपनीज़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पाकिस्तान में नहीं था, एमएनसीज़ का। सो सम ऑफ द कंपनीज़ वर एमएनसीज़, दे आर वर्किंग इन टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल। वो इम्पोर्ट करते थे। या इम्पोर्ट करते थे, या दे आर रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान एज़ ए कंपनी, बट दे आर इम्पोर्टिंग, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान। सो आज भी वो मॉडल एग्जिस्ट करता है एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। प्लस जो दूसरी कंपनीज है वो ऑब्वियसली दे आर हैविंग देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड दे आर रनिंग देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। तो ये दो मॉडल साथ साथ चल रहे थे साथ। शुरू से। तो जिन कंपनीज का कैपेसिटी थी इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, जिनकी कैपेसिटी नहीं थी उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, और वो जो प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो के बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं उठा करके देखता हूँ बैक इन द 1990 के ऊपर, तो अगर आप इंसुलिन की बात करते हैं तो आप इंसुलिन पाकिस्तान के अंदर बनाना एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज अ चैलेंज। फिर आप पूरा स्ट्रक्चर डालो, सब कुछ करो। तो वो एक जगह उन्होंने बनाई हुई थी जहाँ पे वो बनाते थे और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में 4 या 5 ही उनके मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स थे। तो वो बिग एरियाज़ के अंदर डाल देते थे जहाँ की उनकी रिक्वायरमेंट होती थी। जो छोटी कंट्रीज़ होती थी वहाँ पे वो सप्लाई करते थे। इसी तरह जिन प्रोडक्ट्स को वो बेहतर तरीके से वहाँ बना सकते हैं और यहाँ भेज सकते हैं, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो सवाल मेरा फिर वहीं पर है कि नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़, हम आ जाते हैं फ़ास्ट फॉरवर्ड 2025 में। इस वक़्त नेशनल और मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, क्या इनका काम करने का तरीक़ा आज भी 180 डिग्री पर है, या आज दोनों मर्ज होकर एक कंसेंसस बिल्ड कर लिया है कि अब इस मार्केट में काम करना, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, और ईज़ी करते हैं इसको, कम्युनिकेशन चैनल्स यूज़ करने की बात करते हैं। तो क्या आज मल्टीनेशनल और नेशनल आज भी अलग-अलग हैं 180 पर, या हाथ मिला लिया इन्होंने? नहीं, नहीं, देखो पहले भी नहीं मिलाया। आई मीन जो देखो, आई वुड से इट इज़ नॉट समथिंग, एक प्रोसेस है, ठीक है ना? एक प्रोसेस है कि जी आप अपने लोगों को ट्रेन करोगे, जो सेलिंग का प्रोसेस है, जो मार्केटिंग का प्रोसेस है, आप कोई चीज़ डेवलप करोगे, जो कि एक एफएमसीजी के अंदर या दूसरी एरियाज़ के अंदर भी होता है। It's more of a direct marketing in pharmaceutical compared to indirect marketing in FMCG's product.
तो जब आप यहाँ पे बात करते हैं तो अगेन जो मैंने शुरू में बात की कि जो ट्रेनिंग का पार्ट था, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट था, वो 80% या 90% आपके एमएनसीज ने लिया हुआ था अपने हाथ में। एंड दे आर वेरी मच इनटू इट कि जी आपने ये कराना है, इसके बगैर कोई लड़का, अगर फॉर एग्जांपल मैंने जब ज्वाइन किया था 91 के अंदर, तो समथिंग अराउंड 18-20 डेज़ की ट्रेनिंग हुई थी। ठीक है, 18-20 डेज़ की ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने हमें घर नहीं जाने दिया था। ठीक है, वी हैव बीन इन द होटल, एक-एक चीज़ हमें सिखाई गई थी कि खाना किस तरह खाते हैं, चम्मच किस तरह पकड़ा जाता है, किसी से बात करने का तरीका क्या होता है, पहले क्या बात की जाती है, बाद में क्या बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें उस लेवल के ऊपर थी जो कि एक नया बंदा आ रहा था। एंड इट इज़ कंटिन्यूड। हमारा जो ट्रेनर था वो यूएस का ट्रेनर था, जो कि ग्लोबल ट्रेनर था। वो ऑल द वे पूरे दुनिया में घूमता था और हर जगह जाके ट्रेनिंग करवाता था। तो यही सिर्फ एक कंपनी का नहीं, हर कंपनी का यही सूरत हाल थी। तो जो वैल्यू, जो स्किल्स उस वक्त डेवलप हुई थी लोगों की, वो टोटली डिफरेंट थी। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि अब नहीं हो सकती, अब भी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। द ओनली थिंग इज़ दैट कि हाउ मच एज़ ए कंपनी यू इन्वेस्ट इनटू इट। ठीक है, मेरे पर्सपेक्टिव में ट्रेनिंग इज़ एन इन्वेस्टमेंट। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु एक्चुअली आई मेट इज़ एक्सपेंस टू देम। यस, यस। ठीक है, तो बात वही है कि अगर हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो दैट्स इन्वेस्टमेंट व्हिच आई एम डूइंग इट माई सेल्फ और द कंपनी इज़ डूइंग ऑन मी। Unfortunately, that's a difference between an MNC. दैट स्टिल एग्जिस्ट्स। It still exists. ओके, राइट। तो मैं अगर इसको समराइज़ करूँ कि आज के दौर में भी, आज 2025 में भी नेशनल कंपनीज़ उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, अपने फील्ड फोर्स के लिए, अपने स्टाफिंग के लिए और अपने कम्युनिकेशन चैनल को बेहतर नहीं बना रही। सर, उनका एक पॉइंट है। उनका पॉइंट ये है कि अब इतनी क्राउडेड मार्केट हो चुकी है, कस्टमर का जो बिहेवियर है वो इतना चेंज हो चुका है और जेनेरिक्स इतनी है कि अब शायद लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग की। अ, यार ये बात इसी तरह है कि आप ट्रैफिक के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, आज भी अगर आप देखोगे तो अगर कराची का हाल आप देखो, आप कराची के अंदर ट्रैफिक के अंदर देख रहे हो तो 20 साल पहले आपने देखा होगा यही चीज़। तो एक नज़्म व ज़ब्त थी, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते थे लोग। जितना जितना आप कम करते जाएंगे ट्रेनिंग, जितनी जितनी आप कम इन्वेस्टमेंट करोगे करेंगे लोगों की स्किल्स डेवलपमेंट में, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ केओस। सो लोग पैदा होते ही नहीं सीखते। लोग जब दुनिया में आते हैं तो उनको एक ट्रेनिंग, एक चीज़ें सिखाई जाती हैं, और आपके इस्लाम मज़हब के अंदर भी यही चीज़ है कि लोगों को सिखाओ, अच्छी चीज़ें सिखाओ। तो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग टू डीवैल्यू योर कंपनी और इज़ गोइंग टू रिड्यूस समथिंग, रादर इट इज़ गोइंग टू हैव अ वैल्यू एडिशन। ये इसी तरह है कि मैं आपकी ट्रेनिंग करा दूं और कल को अगर आप जा कर के एज ए कंपनी मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, उस लड़के की या उस बंदे की तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बट आपकी ऑल्सो एज ए कंपनी वैल्यू बढ़ जाती। मल्टीनेशनल्स आहिस्ता-आहिस्ता जाती रहीं और जैसा आपने कहा कि 80-20 था और अब 20-80 पर हम आ गए। तो जो गैप इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मल्टीनेशनल छोड़ती जा रही थी, उसको ऑब्वियसली कवर किया नेशनल कंपनीज़ ने। तो ग्रेजुअली अगर आप बताएँ कि कौन-सी ऐसी कंपनीज़ थीं, जिन्होंने इस गैप को ना सिर्फ रेवेन्यू के हवाले से कवर किया, बल्कि टू सम एक्सटेंट उनके मेयार को भी आज तक लेके चलने की एटलीस्ट कोशिश तो कर रही हैं? देखो, इनिशियली अगर रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो जो टॉप, इस वक्त जो टॉप पे ऊपर है कंपनी, वो गेट्स है, हिल्टन है, सामी है। ये वो कंपनीज हैं जो कि ओवर द इयर्स दे हैव एक्चुअली डेवलप लॉट ऑफ न्यू जेनेरिक प्रोडक्ट्स कमिंग इनटू दिस मार्केट, और उन्होंने उसको कैप्चर भी किया। इन टर्म्स ऑफ जो दूसरा वाला पार्ट है, वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग है, बिकॉज़ जब आप इट्स अ काइंड ऑफ ए रैट रेस व्हिच वी आर बेसिकली इनटू इट, कि जी उन्होंने लॉन्च कर दिया तो मैं भी लॉन्च कर देता हूँ। और इस वक़्त जो दूसरा सबसे चैलेंजिंग है ना, इनका जो वैल्यू फॉर द पीपल इज़ लिमिटेड। येस, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इनटू इट, बट द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट दे शुड बी डूइंग कंपेयर्ड टू ए मल्टीनेशनल या विद इन द जेनेरिक, मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ, वो बहुत ही लिमिटेड है। वही बात हो जाती है दूसरी जो मैंने अभी आपसे पहले भी बात की, कि इन्वेस्टमेंट वर्सेस एक्सपेंस।
सो एज सेठ वो देखता है कि जी ये तो बहुत बड़ी मेरी एक्सपेंस हो जाएगा, इस बंदे को भेज दूंगा और कल को ये छोड़ के चला गया तो फिर मैं क्या करूँगा। ये जो फियर है, दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन, अगेन आई विल गो इनटू दी अब हमारे जो नेबर है वहाँ पे किस तरह ये होता है, टोटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। सो इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। दे they hire professional people in there. As a owner of the company, they are always sit at the back because they are not the expert in this area. और इसीलिए आप देखो कि वहाँ की कंपनीज और पाकिस्तान की कंपनीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन कंपनीज आर स्टॉक लिस्टेड। Yes, public मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल आपका नेशनल शेयर मार्केट कंपनीज में है, नहीं है वो। दे आर नॉट, एक्सेप्ट आई थिंक एक फेरोज सन्स है जो कि बहुत ही पहले हुई थी, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन इट एट दैट पॉइंट इन टाइम, बिकॉज उस वक्त फेरोज सन्स का कोई नाम नहीं था, बट दे कंटिन्यू टू बी अ स्टॉक लिस्टेड कंपनी, but majority are not. So that gives you an insight what we are doing in the industry and then how we can improve that. Areas of improvement is huge, but it's higher stake in terms of the revenue building. At the same time, अगर आप revenue build कर रहे हो, no doubt about it, you can do it. But at the same time, how much you are investing into the people in order to develop. जो आपकी दूसरी बात है ना, अगर आप उठा करके देख लो over the years, जितने भी सीज़न लोग आए हैं आपकी जेनेरिक इंडस्ट्री के अंदर, वो कहाँ से आए? वो सारे के सारे आपके एमएनसी से आए। ऑब्वियसली, जो कि ऑलरेडी कल्चर्ड थे, एक्सपोज थे चीज़ों ठीक से। है, तो वो प्रोसेस को डेवलपमेंट करना, एरियाज़ को इम्प्रूव करना, लोगों के स्किल्स बढ़ानी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हेल्प करती हैं इन अ लॉन्ग रन टू एनी कंपनी। सो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आप बैंकिंग इंडस्ट्री में देख लो, आप एफएमसीजी में देख लो, आप किसी और सेक्टर के अंदर देख लो। That creates lot of a kind of a mass to the people who understand कि skill development होती क्या है। राइट सर, आपके ऊपर है कि आप इसका आंसर देना चाहें या ना देना चाहें कि जब आग लगी तो सब भागना शुरू हुए और उस भागने के दौरान कुछ लोगों ने अपनी औलादें अच्छे लोगों के हवाले की कि इनकी परवरिश कीजिएगा। माय पॉइंट इज़ कि जो मल्टीनेशनल लोकल फार्मा को दे कर गई हैं अपनी दवाएं या इन्होंने ली, हम नाम ले लेते हैं, हम मार्टिन डॉ की मार्कर की बात करते हैं, हम एजीपी की बात करते हैं, हम सेल की बात करते हैं, जिन्होंने मल्टीनेशनल की प्रोडक्ट्स को लिया और अब लेके वो चल रही हैं। आप चाहें तो जवाब दें सर, चाहें तो जवाब ना दें कि क्या ये उस लेगेसी को कहीं-कहीं लेके चलने की कोशिश कर रही हैं या अभी भी इनके ऊपर वो इम्पोज़्ड है कि वो डिलेमा या उस सिनेरियो में ही चलना है या इन्होंने इसको लोकलाइज़ ही कर दिया? देखो वो इनको मजबूरी है, because there are certain processes which they need to do if they want to carry your product. अगर फॉर एग्जांपल सनोफी किसी ज़माने में, अब तो सनोफी ये वाली सनोफी हो गई है, बट सनोफी वाज विद सर्ल एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो उनकी कुछ गाइडलाइंस होती थी विच दे नीड टू फॉलो। सो वेदर यू लाइक इट यू डोंट लाइक इट, अगर आप किसी मल्टीनेशनल ने आपको कोई प्रोडक्ट दी है तो उसकी कुछ गाइडलाइंस है कि इस गाइडलाइन के बेसिस पे आप मेरी प्रोडक्ट बेचोगे, राइट, एंड दे राइट। नीड टू फॉलो दैट। ओके, यानी केयर टेकर जिसको बनाया है उसको गाइडलाइंस भी दी हैं। जी, अगर आपको नहीं, आप नहीं करोगे, देन वी विल टेक इट बैक फ्रॉम यू, एंड पीपल हैव डन इट। देन इट व्हाट? They have taken back the product if they are not following the यानी मल्टीनेशनल की जो प्रोडक्ट्स लोकल कंपनीज़ लेती हैं और अगर वो उसको सही तरीके से केयर नहीं कर पाती, तो ये प्रोडक्ट वापस चली जाती हैं। कोई एग्ज़ाम्पल सर इसकी? यार ऑफ द cuff I don't remember, but there are few companies even I think इसकी प्रोडक्ट थी किसी एक प्रोडक्ट मुझे याद पड़ती है जो कि उन्होंने कैंसिल करके एक जगह से दूसरी जगह कर दिया था। जो एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द दिस रीज़न। एलाई लिली इनिशियली वाज इन पाकिस्तान, फिर उन्होंने अली गौहर के साथ एक पैक कर लिया था, वो उसके साथ काम यार, वैसे, देन अगेन बैक एंड टू लिली, वापस आ गए। और फिर दोबारा से वापस चले गए अली गौहर के ऊपर। राइट। तो ये एक शिफ्ट चलता रहा। हमारा बच्चा हमें वापस करो, तुम सही नहीं रख रहे हो। वो फिर वादे हो गए, फिर वापस चले गए। व्हाटएवर रीज़न, ये मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि इनसाइड स्टोरी क्या थी, हुँ।
कि बट इट हैपेंस ठीक। कि जो कंपनीज लेंगी मल्टीनेशनल की प्रोडक्ट्स को, उनको फिर कैरी भी उनके स्टैंडर्ड्स पे उनके करना स्टैंडर्ड्स पे पड़ेगा। करना पड़ता है, क्योंकि देन दे हैव टू रिप्रेजेंट देम इनटू द मार्केट। राइट। सर एक दो क्वेश्चंस मेरे रह गए हैं। एक सवाल तो ये कि पाकिस्तानी लोकल कंपनीज मल्टीनेशनल क्यों नहीं बन पाई? उनकी अपनी मर्जी है, मेरे ख्याल में दे डोंट वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू। कमाना किसको बुरा लगता है सर? देखो, कमाने से और डॉलर्स में आए तो सबको सबको अच्छा नहीं, लगेगा। देखो, कमाने का मतलब ये नहीं है कि आप एमएनसी बन जाओगे, ठीक है ना? कमाने का मतलब ये नहीं कि अगर आपने 10 कंट्रीज़ में भेजने लगे तो आप एमएनसी बन जाओगे। एमएनसी इसका देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स ऑन व्हिच वी असेस कंपनीज़, जिसके अंदर आपकी एचआर कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपके प्रोसेसेस कितने स्ट्रॉन्ग है, हाउ मेनी सर्टिफिकेशंस यू हैव। एफडी अप्रूव्ड हो या नहीं हो, अपना लोकल प्लांट आज तक नहीं बना पाए मेरे ख्याल से हम। या आई मीन मल्टीपल थिंग्स, ज़रूरी नहीं है कि आप एफडी हो, अब यू कैन हैव अदर सर्टिफिकेशंस जो कि दुनिया के अंदर होती है। जापान के अंदर सारी एफडीए नहीं है, इंडिया के अंदर सारी एफडीए नहीं है, बांग्लादेश के अंदर सारी एफडीए नहीं है, बट देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स व्हिच यू नीड टू मेंटेन। और वो मेंटेन करने के बाद आपको कुछ एफर्ट, कुछ चीज़ें करनी होती हैं जो कि रिसर्च की पर्सपेक्टिव में हो। एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को लेकर के, कोई जेनेरिक ही प्रोडक्ट है, आप उसी को लेकर के आप डिफरेंट डोजेज फॉर्म के अंदर आपने उसके ऊपर कोई स्टडी की, कोई ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से एडेड एडवांटेज हो पेशेंट्स को, या जो प्रिस्क्राइबर है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कोई एडेड एडवांटेज मिले, वो सब चीज़ नज़र नहीं आती। Yeah. Everything boils down to how much revenue will be generated if I'm going to launch this strength, if I'm going to launch this SKU. So उसका पीछे बैकग्राउंड नहीं होता। एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो उस वक्त ये है कि मल्टीनेशनल्स ड्राइव करती थी डिजीज एरिया को, ये थेरेपेटिक एरिया यस। डिज़ाइन करती थी, Yes. ड्राइव करती थी। अनफॉर्चुनेटली जेनेरिक कंपनीज कांट डू दैट, क्योंकि उनके पास रिसर्च प्रोडक्ट नहीं होता। यस। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि आज भी वो थेरेपेटिक एरिया को ड्राइव कर सकती हैं बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, बेस्ड ऑन मेनी अदर थिंग्स। बेस्ड ऑन देयर डाटा, कि जो डाटा इनको लोकली अवेलेबल है। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर भी दे दूं यहाँ पे कि आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग पीपीएम, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग फार्मा ब्यूरो। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन इंडस्ट्रीज फॉर ऑलमोस्ट 30 इयर्स। और एग्जैक्टली और इसका मकसद भी इस पॉडकास्ट का ये है कि एक सीनियर जो है एक जूनियर के साथ बैठकर कुछ वैल्यू शेयर कर रहे हैं, और इस कैमरे और इस स्क्रीन के ज़रिए आप लोग भी उस इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में कुछ पॉइंट ही निकाले जाएँ। फ़ायदा जितना उठा सकते हैं उठाएँ इसका। लास्ट नॉट द लीस्ट सर, क्या मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल्स इन एनी केस वापस आ सकती हैं? देखो, मॉडल शायद चेंज हो, मॉडल सेम नहीं हो, बट आई कैन नॉट से कि उसी मॉडल के ऊपर वापस आएगी एमएनसीज, क्योंकि जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि ग्लोबली ये चेंज आया है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, इट इज़ बेसिकली फॉर द ग्लोबल चेंज। तो कुछ फार्मास्यूटिकल्स जो कि इन्वेस्टमेंट्स करती थी ऑन अ बिग इन स्केल इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अक्रॉस द वर्ल्ड, वो अब लिमिटेड हो गए। राइट। ठीक है, तो वो एक जगह कंसंट्रेट करके प्रोडक्शन करते हैं और फिर वो सप्लाईज करते हैं। तो उसी मॉडल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर अगर मैं दूसरे एंड के ऊपर बात करूं कि एक एंड के ऊपर हम कहते हैं चली गई, बट ऑन द अदर हैंड दोज प्रोडक्ट्स आर स्टिल अवेलेबल इन पाकिस्तान यस, फ्यू थ्रू प्रोडक्ट्स। थ्रू डिफरेंट चैनल्स। यस। किसी और ने डिस्ट्रीब्यूशन ले ली और उनकी प्रोडक्ट अब आज भी अवेलेबल पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर राइट। somehow. So they don't want to lose the revenue which is being contributed by Pakistan. Pakistan so अगर population देखो 245 million की population यस, ह्यूज। with a growth of something around 1.8 or 2% growth. So it's a huge population to leave this area or lose their revenue. So I don't think so. They will be at any given point in time thought कि यार इसको हम छोड़ दें। और पॉइंट्स वही रहेंगे कि आपकी जो रुपया है वो डिवैल्यू ना हो, रेगुलेटरी पॉलिसीज़ कुछ बेहतर हो जाएँ, कुछ सख्तियाँ कम हो जाएँ, या अगर कोई मल्टीनेशनल आगे काम करना चाहती है तो उसको स्पेशल ट्रीट किया जाए लोकल बॉडीज़ की तरफ से। खौफ़ की बातें कर रहा हूँ सर। तो अगर इन चीज़ों के साथ आए तो शायद वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएँगे। I देखो, I not in favor of treating MNCs as a special. I mean, there's a playground for everyone. If you have the capacity to play football, you can play football. ठीक है, अगर आपका जो एरिया है
प्लेइंग का वो है ही आपका टेबल टेनिस का और आप उसके ऊपर फुटबॉल खेलना चाहोगे तो वो नहीं खेल सकते आप। Yeah. Yeah. Yeah, so you have to be, more practical in terms of understanding different countries, their values, their culture, and then you started working on to it. चाहे वो MNCs हो, local हो, both. I mean, it applies to both the segment. राइट, राइट, फेयर इनफ। सर हमने देखा कि शुरू में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि आपका सनूफी इवेंटस, नोवा नॉर्डिस्क, बी ब्रॉन, रॉश और लोकली जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल में आप रिटर्न के साथ भी कुछ अर्से रहे। तो ये जो इतनी लर्निंग था, लर्निंग कर्व था, सब कुछ करने के बाद इस वक़्त आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ तो अटैच नहीं हैं या किसी फार्मास्यूटिकल के साथ तो अटैच नहीं हैं? नहीं, मैंने अपनी एक कंपनी खोली है राइजल हेल्थ के नाम से बैक इन 2020। जब मैंने मेरा टेन्योर खत्म हुआ था विद डी ब्राउन, सो आई स्टार्टेड दिस। दिस इज मोर फोकस्ड ऑन द मेडिकल डिवाइसेस रादर देन ऑन टू द फार्मास्यूटिकल साइड। सो वी हैव सर्टन प्रिंसिपल्स इन डिफरेंट एरियाज, कुछ चाइना के अंदर है, कुछ जर्मनी के अंदर है। उनके साथ हम काम कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच सर, इतने इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए और बहुत सारे ऐसे सवालात जिनका जवाब देना कोई चाहता नहीं है। और चूँकि मल्टीनेशनल के हवाले से ये पूरी बात थी, तो ऑब्वियसली यू वर द राइट चॉइस और काफ़ी आपके पीछे पड़े रहने के बाद आप आ ही गए। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you very much for inviting me, and thanks a lot for this wonderful session. थैंक Thank यू you. सर। अस्सलाम।